तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्टॉक मार्केट की दुनिया बहुत विशाल और कभी-कभी डरावनी भी लग सकती है ना, लेकिन इस विश्लेषण में हम मार्केट की इस पूरी डिक्शनरी को डिकोड करने वाले हैं, वो भी 151 सबसे अहम फाइनेंशियल टर्म्स के जरिए। आज सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी न्यूज़ या चर्चाओं में मार्केट की भारी भरकम बातें होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरी ही भाषा बोई जा रही हो। इतने सारे जार्गन्स, इतने सारे नए शब्द, किसी का भी सिर चकरा सकता है। लेकिन सच कहूं तो अगर इन सभी कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से कैटेगराइज किया जाए तो एक बहुत ही सिंपल और लॉजिकल प्रोग्रेशन सामने आता है। ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना बाहर से लगता है। इस पूरी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इस भारी भरकम जानकारी को 5 आसान चैप्टर्स में बांट दिया है। स्टॉक मार्केट बेसिक्स, इन्वेस्टमेंट्स के प्रकार, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फर्क, स्टॉक्स का विश्लेषण और आखिर में मार्केट इकोनॉमिक्स और टैक्स। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, द स्टॉक मार्केट बेसिक्स। बुनियाद से शुरू करें तो सबसे अहम बात यह है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कैसे बनती है। वो बनती है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर के जरिए। यही वो ग्रैंड डेब्यू है जब कंपनी एक्सचेंज पर आती है। शेयर्स असल में कंपनी की ओनरशिप के छोटे छोटे हिस्से होते हैं। अगर कंपनी का डेब्यू 25 करोड़ से ज्यादा का है तो वो मेनलाइन आईपीओ है, वरना एसएमई। एक बार लिस्टिंग हो गई तो बीएसई और एनएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस पर इनकी खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है। और हाँ, अगर कंपनी को बाद में और पैसों की जरूरत पड़े तो वो एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेकर आ सकती है। अब एक बहुत ही कॉमन सवाल आता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ओवरऑल मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है? यहीं पर सेंसेक्स और निफ्टी पिक्चर में आते हैं। ये दोनों हमारी इकोनॉमी के थर्मोमीटर्स की तरह हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 सबसे बड़ी कंपनियों की सेहत सेंसेक्स बताता है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनियों का हाल निफ्टी ट्रैक करता है। लेकिन इस मार्केट में एंट्री कैसे ली जाए, इसके लिए एक ब्रोकर की जरूरत होती है। इसी ब्रोकर के जरिए एक डीमैट अकाउंट खुलता है जो आपके डिजिटल शेयर्स के लिए एक सेफ तिजोरी की तरह है, और एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है जिससे असल में बाय और सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट्स भी होती हैं, जैसे कि ब्रोकरेज फीस, डीपी चार्जेस और कुछ सरकारी टैक्स जो इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। बाजार में कंपनियों को उनकी टोटल वैल्यू यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बांटा जाता है। इमेजिन कीजिए, रैंक 1 से 100 तक की टॉप कंपनियां लार्ज कैप कहलाती हैं, 101 से 250 तक मिड कैप, और उसके बाद वाली सभी कंपनियां स्मॉल कैप स्टॉक्स की कैटेगरी में आती हैं। और इनमें भी जो सबसे बड़ी स्टेबल कंपनियां होती हैं उन्हें ब्लू चिप स्टॉक्स कहा जाता है। ये मार्केट के वो दिग्गज हैं जो बुरे वक्त में भी पोर्टफोलियो को संभालते हैं और लगातार डिविडेंड्स भी देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि निवेश करने का मतलब सिर्फ सीधे स्टॉक्स खरीदना ही नहीं होता। इसके अलावा भी ढेरों ऑप्शंस हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स, जहां एक्सपर्ट्स बहुत से लोगों का पैसा मिला के इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आरईआईटीज, जहां बिना कोई ईंट पत्थर खरीदे सीधा कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। और अगर रिस्क एकदम कम चाहिए तो बॉन्ड्स हैं, जो एक तय ब्याज दर पर सरकार या कंपनियों को लोन देने का काम करते हैं। इन सब में एकमुश्त पैसा लगाया जा सकता है या फिर एसआईपी के जरिए हर महीने थोड़ा थोड़ा। अब रुक करते हैं हमारे तीसरे चैप्टर का, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का असली फर्क। मार्केट में काम करने की दो बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफी होती हैं। इन्वेस्टिंग का सीधा सा मतलब है धैर्य, यानी शेयर्स को खरीदना और उन्हें लंबे समय तक होल्ड करके रखना। लेकिन दूसरी तरफ ट्रेडिंग एकदम अलग गेम है। यहाँ पूरा फोकस शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स और वोलेटिलिटी का फायदा उठा के झटपट प्रॉफिट बुक करने पे होता है। टाइमिंग ही पूरी स्ट्रैटेजी तय करती है। अगर सुबह शेयर खरीदा और शाम होने से पहले बेच दिया तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग है। अगर उसे कुछ दिनों या हफ्तों तक रोक कर रखा तो वो स्विंग ट्रेडिंग बन जाती है। लेकिन अगर किसी कंपनी के बिजनेस पर पूरा भरोसा है और शेयर्स को सालों साल होल्ड किया जाता है तो वो है असली वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब फ्यूचर और ऑप्शंस जैसे डेरिवेटिव्स का नाम सुनकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं, पर इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। एक कॉल ऑप्शन को किसी प्रॉपर्टी के बुकिंग अमाउंट की तरह सोचिए। ये बस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर को ये हक देता है कि वो किसी एसेट को भविष्य की एक तय तारीख पर खरीद सके, वो भी उसी कीमत पर जो आज फिक्स की गई है। एकदम सिंपल। मार्केट का मूड भी बदलता रहता है। जब कीमतें तेजी से ऊपर भागती हैं और हर तरफ पॉजिटिविटी होती है तो उसे बुल मार्केट कहते हैं। इसके बिल्कुल उलट,
जब डर का माहौल होता है और कीमतें गिर रही होती हैं तो वो बेयर मार्केट है। कीमतों को बेलगाम होने से रोकने के लिए 2 से 20% तक की सर्किट लिमिट्स भी होती हैं। एक और मजेदार चीज है कॉर्पोरेट एक्शंस। चाहे मार्केट कैसा भी हो, कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, बोनस शेयर्स, स्टॉक स्प्लिट या बायबैक के जरिए रिवॉर्ड करती रहती हैं। चलिए अब आते हैं चौथे चैप्टर पर, एनालाइजिंग स्टॉक्स एंड फाइनेंशियल्स। किसी भी कंपनी को परखने के लिए मुख्य रूप से 2 तरीके इस्तेमाल होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, जहां शेयर प्राइस चार्ट्स और इंडिकेटर्स के जरिए प्राइस मूवमेंट्स का अंदाजा लगाया जाता है। इसे मार्केट की नब्ज पकड़ना कह सकते हैं। दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस, जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गहराई से पढ़ा जाता है ताकि बिजनेस की असली इंट्रिंसिक वैल्यू का पता चल सके। एक इनकम स्टेटमेंट को अगर देखें तो वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है कि कंपनी के कुल रेवेन्यू में से जब सारे खर्चे और टैक्स निकाल दिए जाते हैं तो आखिर में क्या बचता है, और जो बचता है वो ही नेट इनकम है। यही नेट इनकम आगे चलकर फ्री कैश फ्लो में तब्दील होती है, जो किसी भी बिजनेस का असली हार्ड कैश प्रॉफिट होता है। किसी कंपनी की बुनियाद कितनी सॉलिड है, इसका असली टेस्ट बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट से होता है। एसेट्स यानी वो चीजें जिन्हें कैश में बदला जा सकता है, उनमें से लायबिलिटीज यानी कर्ज और जिम्मेदारियों को घटा दें तो शेयर होल्डर्स इक्विटी बचती है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बिजनेस की ब्लड लाइन है। ये ऑपरेशंस, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में आने जाने वाले एक एक पैसे का सटीक हिसाब रखता है। अब इन फाइनेंशियल रेशियोज को समझना बहुत जरूरी है। ये किसी भी बिजनेस का तुरंत एक मैथमेटिकल स्नैपशॉट दे देते हैं। जैसे अगर रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ऊपर है तो मतलब कंपनी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। वहीं डेट टू इक्विटी और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताते हैं कि कंपनी पर कर्ज का कितना बोझ है और वो फाइनेंशियली कितनी सुरक्षित है। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी चैप्टर पर, मार्केट इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेस। कोई भी इन्वेस्टर किसी वैक्यूम में काम नहीं करता। मार्केट को सुरक्षित रखने के लिए सीबी जैसा स्ट्रिक्ट रेगुलेटर मौजूद है और फ्रॉड से बचने के लिए उनका स्कोर्स कंप्लेन पोर्टल भी है। ये इसलिए जरूरी है ताकि पंप एंड डंप जैसे स्कैम से बचा जा सके, जहां फेक न्यूज फैलाकर कीमतें बढ़ाई जाती हैं। इसके साथ ही मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे इन्फ्लेशन यानी लगातार बढ़ती महंगाई और रिसेशन यानी जब लगातार 2 क्वार्टर्स तक इकोनॉमी की ग्रोथ नेगेटिव रहे, इन पर नजर रखना बिल्कुल मस्ट है। और अंत में जब प्रॉफिट कमाने के बाद उसे घर ले जाने की बारी आती है तो टैक्स सिस्टम का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। ये सिस्टम असल में धैर्य को रिवॉर्ड करता है। अगर शेयर्स को 1 साल से कम समय में बेचा जाए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, लेकिन अगर उन्हें 1 साल से ज्यादा होल्ड कर लिया जाए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लागू होता है, जो कि तुलनात्मक रूप से कम होता है। तो आखिर में बात यहीं आकर टिकती है। इन सभी 151 कॉन्सेप्ट्स को सीखने का, इतने सारे चार्ट्स और डेटा को एनालाइज करने का बस एक ही अल्टीमेट गोल है, अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई को मैक्सिमाइज करना। यही वो इकलौता मीट्रिक है जो ये तय करता है कि लगाई गए कैपिटल के मुकाबले एक्चुअल प्रॉफिट कितना बना। तो अब जब इन सारे कॉन्सेप्ट्स और उनके आपसी कनेक्शन की समझ आ गई है तो फाइनेंशियल वर्ल्ड में पूरी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने की एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार हो चुकी है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। क्या सिर्फ इन शब्दों को जान लेना काफी है, या असली चुनौती इस नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज करके वेल्थ क्रिएट करने में है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस सफर को और भी रोमांचक बना देता है।